हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? तो बच्चे, आज आयनिक इक्विलिब्रियम में हम एक और नया फंडा सीखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फंडा सीखा था अबाउट थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हमने तीनों टाइप की एसिड बेस की थ्योरी विद पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर अप कर लिया था। पीवाईक्यू क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ ही चुके हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो मिलता है ना कि हाँ भाई, अगर मैंने आज ये कंसेप्ट सीखा है तो इसका क्वेश्चन भी मैंने आज अटेम्प्ट किया है, तो क्वेश्चन बन रहा है, यही कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट सीख लिया, हवा में उड़ा लिया, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक और फंडा बॉक्स आज करेंगे बेटा, विद पीवाईक्यू क्वेश्चंस। होमवर्क भी आप लोगों को मिलेगा ऑफ कोर्स। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में होमवर्क के इतने सारे आंसर देते हो कि हाँ ये भी होमवर्क में था। प्लस आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों को शायद एनोटेशंस नहीं मिल पा रही हैं टेलीग्राम पे। तो बेटा नया टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम t.me/anandmani001, इस टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लो। तो अब से जो भी डीपीपीज आपको मिलेगी या क्लास के नोट्स, कोई भी पीडीएफ, कोई भी इंफॉर्मेशन, क्लास का लिंक, बोलते हो ना क्लास का लिंक नहीं आता कभी कभी क्योंकि पुराना वाला टेलीग्राम चैनल इज नॉट वर्किंग नाउ। इस नए वाले टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लो फॉर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो तो शुरुआत करें आयनिक इक्विलिब्रियम में एक नए फंडे की। तो बेटा आज जो हम सीखने वाले हैं दैट इज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बचपन में ऑसवाल्ड तो सबने देखा होगा। तो ऑसवाल्ड हमारे पास एक साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने डाइल्यूशन पे कोई लॉ दिया है। और बेटा ये लगता है लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आ रही है? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ये लॉ लगता है बेटा, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, मेरा सबसे पहला सवाल है आप लोगों से कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। क्या आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? चलो इसको तोड़ लेते हैं, शब्द को तोड़ लेते हैं। तो लाइट का मतलब तो हो गया सोल्यूशन, LYTE, इसे मेनली सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। और इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने दे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, टेक्निकली बोले तो कंडक्ट इज अ बेटर वर्ड। तो ऐसे सॉल्यूशंस व्हिच पासेस और व्हिच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? नोट इट डाउन। What is electrolyte? Note down the definition, everyone. बेटा ऐसे substances which conduct electricity, लिखते जाना सब लोग मेरे साथ साथ में, पीडीएफ का वेट मत करना। substances which conduct electricity in solution आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। और बेटा ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का मतलब है कि किसी की कंडक्टिविटी की रेंज बहुत हाई है, किसी की कंडक्टिविटी की रेंज कम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सटेंट ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1, strong electrolytes, and number two weak electrolytes। ठीक है बच्चा, strong electrolytes and weak electrolytes। तो अब भैया strong electrolytes में कौन कौन आता है बेटा? strong electrolytes में आते हैं हमारे पास strong acid, strong base और कुछ particular salt। ठीक है, strong electrolyte के अंदर मेरे पास आता है strong acids, strong bases, लिखते रहना सब लोग, strong bases and some salts। अब आप बोलोगे मैम salts कौन से? देखो strong acid, strong base तो सबको पता है। कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग है लाइक HNO3, लाइक HCl, लाइक H2SO4। कुछ बेस भी स्ट्रॉन्ग है, लिख दूं क्या मैं एग्जांपल? HCl, H2SO4, HNO3, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ बेस भी बच्चा स्ट्रॉन्ग है जैसे NaOH,
KOH एक्सेट्रा। कुछ सॉल्ट, कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट, तो भाई कौन से पर्टिकुलर सॉल्ट? तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में जो सॉल्ट्स आते हैं वो है एल्कली मेटल्स के, और एल्कली मेटल्स कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1। तो यहाँ आप लिख सकते हो ग्रुप 1 सॉल्ट्स। अगर आपको बाद में कभी डाउट ना आए कि हमने किन सॉल्ट्स की बात की, तो यू कैन राइट ग्रुप 1 सॉल्ट्स। अब देखो ग्रुप 1 सॉल्ट में NaCl भी आता है, KCl भी आता है, ठीक है, ये ग्रुप 1 के सॉल्ट है। बच्चे एक चीज में बड़े कंफ्यूज होते हैं, सोडियम एसीटेट। पता नहीं बच्चे क्यों ये गलती करते हैं सोडियम एसीटेट को वीक इलेक्ट्रोलाइट समझने की। बेटा एक तरह से देखोगे तो सोडियम एसीटेट भी तो सोडियम का सॉल्ट है, ये भी तो ग्रुप 1 का सॉल्ट है। तो ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आ रही है? सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी तो ग्रुप 1 का ही सॉल्ट है। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वी हैव वीक एसिड्स, वीक बेसिस एंड सम सॉल्ट्स। तो भाई वीक एसिड्स कौन से वाले एसिड्स? कौन से वाले एसिड्स? वीक एसिड्स में यू कैन से कि H2S, बेटा HF, बचा एसिडिक एसिड हम सबका फेवरेट, इसे कैसे भूल सकते हैं? ये वीक एसिड है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा। वीक बेस में हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया को आप NH4OH भी लिख सकते हो, NH4OH बोलो या अमोनिया बोलो, एक ही बात है। अगर पानी से बाहर है तो अमोनिया, अगर पानी के अंदर गया तो NH4OH, क्योंकि अमोनिया पानी में डालते ही NH4OH, ठीक है। एक्वस अमोनिया का मतलब NH4OH। और कुछ सॉल्ट जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड Ag2S या CH3COOAg, silver acetate etc. these kind of salts basically D ब्लॉक की मेटल्स के सॉल्ट, बेसिकली डी ब्लॉक की मेटल्स के सॉल्ट, तो ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट वाली बात समझ में आ गई। अब वापस से लौट के आते हैं डाइल्यूशन लॉ पे। मैंने कहा कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे तो ये रूल लगेगा ही नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे तो ये रूल लगेगा ही नहीं। अच्छा एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है दैट इज इक्वल टू 1, मतलब 100%। क्या आप लोग जानते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तो पढ़ लेंगे, लेकिन क्या आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानते हो? मुझे पक्का पता है कि अभी भी इस चैप्टर पे पहुंच के भी, इस स्टेज पर भी पहुंचकर कुछ बच्चों को जरूर कंफ्यूजन होता होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, जो कि आज खत्म हो जाएगा। आज इस बात को क्लियर कर ही लेते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हेडिंग डालो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और बेटा इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है अल्फा से। वैसे इसका कोई सिंबल नहीं है, कुछ लोग एक्स लिख देते हैं, कुछ लोग अल्फा लिख देते हैं, जिसका जो मन है, कुछ लोग स्मॉल ए भी लिख लेते हैं। तो इसका कोई फिक्स सिंबल नहीं है, हम लोग अल्फा लिखेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत आसान सी चीज है, समझना, बस समझोगे तो बहुत आसान है। इट इज द मोल्स dissociated out of 1 मोल। अगर आपने इनिशियली किसी रिएक्टेंट का 1 मोल लिया है तो रिएक्शन पे कितना मोल डिसोसिएट हुआ या कंज्यूम हुआ, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है कि अगर आपने शुरुआत 1 मोल से किया है तो कितना मोल जाके डिसोसिएट हुआ, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। मान लो एक टेबल बनाते हैं, मान लो कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और क्योंकि हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम रिवर्सिबल बनाएंगे रिएक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो सारे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रखेंगे। तो मान लो ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो रिएक्टेंट कौन है सबको पता है, ए, प्रोडक्ट कौन है, बी, सबको पता है। मान लो इनिशियल मोल्स ऑफ ए आप ले रहे हो, बिल्कुल ध्यान से, इनिशियल मोल्स ऑफ ए आप लोगे कुछ, फिर हम लिख लेंगे कि मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स ए के डिसोसिएट हुए हैं, और फिर हम लिख लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में डीओडी लिख लेंगे, ठीक है। डीओडी का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। अब देखना बच्चा,
मान लो मैंने इनिशियल मोल ही 1 लिया, इनिशियल ही 1 लिया और उसमें से x डिसोसिएट हुआ, तो यही तो डेफिनेशन है, 1 में से जितना जाएगा वही डीओडी है, 1 में से जितना यूजअप होगा वही डीओडी है, तो यहाँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सीधा x हो गया। लेकिन मान लो मैंने इनिशियल मोल 5 लिया, मैंने इनिशियल मोल 5 लिया और उसमें से x डिसोसिएट हुआ। अब क्या आप लोगों ने यूनिटरी सीखा हुआ है ना सब लोगों ने, अगर 5 में से x डिसोसिएट हुआ, लिख के दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को, पता है तुम लोग वरना कर दोगे, उड़ जाएगा ऊपर से। अगर 5 में से, देखना ऐसे बचपन में लिखते थे, अगर 5 में से x मोल डिसोसिएट हुए तो 1 में से कितने होंगे, यूनिटरी मेथड x/5 लिख सकते हैं भाई, x/5। मान लो तुम लोगों ने शुरू में मोल लिए 2 और अब उसमें से डिसोसिएट हुआ 2x, ठीक है, तो 2 में से डिसोसिएट हुआ 2x, तो 1 में से कितना डिसोसिएट होगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना आपको 1 में से डिसोसिएट निकालना है, 2x/2 फिर से x आ गया। तो एक तरह से अगर मैं यूनिटरी मेथड को फॉर्मूला बना दूं तब तो आप लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा ना, बार बार यूनिटरी मेथड ना लगाना पड़े और हम एक फॉर्मूला बना लें तो आप लोगों के लिए काम हो जाएगा इजी, है ना, इजी काम हो जाएगा। तो बच्चा एक हम फॉर्मूला बना लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, और फॉर्मूला हमारे पास ये बन के आ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, यूनिटरी मेथड की वजह से बचा कि इनिशियल आपने कितने मोल्स लिए हैं वो मोल्स और कितने डिसोसिएट हुए हैं, तो डिसोसिएट को इनिशियल से डिवाइड कर देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। एक टर्म होता है बच्चा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड। परसेंटेज निकालना तो सबको आता है ना, कैसे परसेंटेज निकालती है, जिस भी चीज की परसेंटेज निकालनी है, कहीं पर भी अगर परसेंटेज निकालनी है तो क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपको नहीं समझ में आता जब तक आपको दो चीजें नहीं समझ में आती, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि भाई रूल उसी के बारे में है ना, रूल इलेक्ट्रोलाइट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में है। तो अगर इन दोनों ही बातों में कंफ्यूजन है फिर तो ऑसवाल्ड समझ ही नहीं आना। तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्लियर है, अब इलेक्ट्रोलाइट भी क्लियर है। अब पहले एक बात ध्यान से समझना कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं भाई, हम उनको स्ट्रॉन्ग बोल ही क्यों रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग तब बोलते हैं जब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100% या अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1। मतलब 100% का मतलब समझना, 100% का मतलब है कि अगर आपने 10 मोल NaCl का पानी में डाला, या 100 ले लेते हैं ना सीधा, आपने 100 मोल NaCl का पानी में डाला तो पूरा टूट जाएगा Na+ और Cl- में 100% डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चा, जितने भी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी वेरी लेस देन 100%, अल्फा इज वेरी लेस देन 1। मतलब एसिटिक एसिड का आप मान लो अप्रोक्सीमेट 5% का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप 100 मोल एसिटिक एसिड पानी में डालोगे तो केवल 5 मोल टूटेंगे, एसिटिक एसिड के केवल 5 मोल डिसोसिएट होंगे, 95 होगा ही नहीं। ये मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, बात समझ रहे हो। अगर आप एसिटिक एसिड लोगे, मान लो उसका 5% का डिसोसिएशन है, तो 100 में से केवल 5 मोल टूटेगा, 95 टूटेगा ही नहीं। दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात समझ में आई। स्ट्रॉन्ग के केस में पूरा डिसोसिएट, वीक के केस में बहुत कम, बहुत कम, 5, 6, 7, 8, 10%, इट डिपेंड्स। अब ऑसवाल्ड ने क्या फाइंडिंग किया, ऑसवाल्ड ने क्या पता लगाया बच्चा, कमिंग टू द ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड को ये पता चला, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे अब ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। राइट ऑन द स्टेटमेंट। ऑसवाल्ड को ये पता चला बच्चा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट
किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसे डाइल्यूट करने पर बढ़ जाता है। अच्छा, आपके दिमाग में हमेशा ये रहता होगा कि मैम अगर 10 मोल डाले कम डिसोसिएट हुआ तो और मोल डाल देते हैं। नहीं, इसका उल्टा होता है। अगर आपने मोल डाले कम डिसोसिएट हुआ तो आप उसमें पानी बढ़ा दो, पानी बढ़ा दो, उसको डाइल्यूट कर दो। डाइल्यूट करने पे डाइल्यूशन डिसोसिएशन ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो? आप उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ाओ, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाओ, ना कि इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी बढ़ाओ। यही ऑसवाल्ड कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन का मतलब है दैट इज ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, ऑन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। जब आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे या सोल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, पानी मिलाओगे, तब आपका डीओडी बढ़ेगा। अच्छा, क्या कोई तरीका है इसको प्रूव करने का मैथमेटिकली? बिल्कुल। मान लो हमारे पास, मान लेते हैं हमने लिया एसिटिक एसिड का सोल्यूशन, ठीक है बच्चा। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा किस किस में भाई? CH3COO नेगेटिव में और H+ आयन में, ठीक है। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा। मान लो हमने इसके इनिशियल मोल्स ले लिए, कितने ले लें बताओ? 1 ले लें, 1। चलो C ले लेते हैं। 1 वाला तो ज्यादा आसान हो जाएगा, फिर तुम लोग कहोगे मैम ये तो बड़ा ही आसान है। C ले लेते हैं। तो इनिशियल मोल्स, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ले ली C, मोल्स छोड़ो कंसंट्रेशन। अच्छा, मोल्स और कंसंट्रेशन बराबर होगा अगर आप वॉल्यूम 1 लीटर ले रहे हो, ठीक है। मोल्स कंसंट्रेशन बराबर ही है अगर हम वॉल्यूम को 1 लीटर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले ली C, ठीक है। इनिशियली प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता क्योंकि अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा। एट इक्विलिब्रियम मान लो कि इस C में से X अमाउंट, इस C में से X अमाउंट डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ बनेगा बेटा X और यहाँ भी बनेगा बच्चा X, यहाँ बनेगा X और इधर CH3CO- बनेगा X और ये भी बनेगा X, ठीक है। अब C में से X डिसोसिएट हुआ है तो 1 में से कितना होगा? अगर C में से X डिसोसिएट हुआ है, बिल्कुल ध्यान से, इफ आउट ऑफ C कंसंट्रेशन X अमाउंट डिसोसिएट्स, तो 1 में से कितना होगा? तो 1 में से कितना होगा? 1 में से होगा X/C। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो हमें इसका अल्फा भी पता चल गया, हमें इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी समझ आ गया, अल्फा भी समझ आ गया। अब देखो हमें क्या करना है बेटा, हमें इस पे इक्विलिब्रियम लगाना है। वो तो हम सीख के आए केमिकल इक्विलिब्रियम में, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं Kc, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, रिएक्शन को ध्यान से देखना, 2 प्रोडक्ट है, 1 रिएक्टेंट है। तो भाई प्रोडक्ट में हमारे पास है CH3COO- कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? CH3COOH कंसंट्रेशन। बेटा CH3CO- का कंसंट्रेशन कितना है? X, ठीक है। H+ का भी X, और बच्चा रिएक्टेंट में है हमारे पास C-X। अब देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या निकाल रखा है? X/C इज इक्वल टू अल्फा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि X इज इक्वल टू C अल्फा? लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला देख लो ना भाई, अल्फा इज इक्वल टू X/C, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। तो X इज इक्वल टू C अल्फा, तो X की जगह C अल्फा लिखेंगे, तो Kc विल बी इक्वल टू C अल्फा डॉट C अल्फा C अल्फा। भाई C अल्फा डॉट C अल्फा, और नीचे से C कॉमन लेंगे तो 1 - अल्फा। अब देखना, ये C से C कट, ठीक है। अब देखना, ये मेरे पास बच रहा है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। लेकिन बच्चा यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन काम आता है हमारे, हमेशा ध्यान रखना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बहुत कम होता है 1 से। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा बहुत छोटा है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा में जो अल्फा है वो नेग्लिजिबल है, अल्फा जो है वो नेग्लिजिबल है। तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। मतलब अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो, अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो डिनोमिनेटर में से। कहां से? डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर में से मत कर देना कोई भी। तो के सी हमारा था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा ऑन नेग्लेक्टिंग अल्फा, ऑन नेग्लेक्टिंग अल्फा फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रॉम डिनोमिनेटर वी गेट के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब थोड़े से बच्चे जरूर ये पूछेंगे, जरूर वो मुझसे ये पूछने वाले हैं कि मैम अगर अल्फा इतना ही छोटा है तो न्यूमरेटर में से आपने क्यों नहीं हटा दिया? अगर अल्फा इतना ही छोटा है तो आपने न्यूमरेटर में से क्यों नहीं हटाया, बस डिनोमिनेटर से क्यों हटाया? हमेशा एक बात ध्यान रखना, कहीं भी आप नेग्लेक्शन लगा रहे हो तो नेग्लेक्शन तभी लगता है जब उसके सामने कोई बड़ी वैल्यू है। न्यूमरेटर में अल्फा के सामने प्लस माइनस में कोई बड़ा है ही नहीं। चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक कहानी सुनते, कहानी समझ आएगी। एक मंदिर के सामने एकदम भीड़ लगी है ना, लाइन से एकदम भिखारी खड़े हुए मंदिर के सामने। अब वहां पे अंबानी जी आते हैं और अंबानी जी बोल रहे हैं कि भाई वो सबको हजार 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 रुपए देंगे। अब 1000 रुपए बढ़िया बढ़िया अमाउंट है, सब आ गए, लाइन लगा ली। अब वहीं पे थोड़ी देर में आ जाते हैं जेफ बेजोस, बिल गेट्स, है ना, जैसे बड़े इंसान। बिल गेट्स को तो जानते हैं, जेफ बेजोस को भी तुम लोग जानते होगे, अमेजोन के है ना फाउंडर है। तो वहां पे आ जाते हैं एकदम कोई बड़ा इंसान, बिल गेट्स ले लेते हैं चलो एग्जांपल। और बिल गेट्स ने वहां आके अनाउंसमेंट कर दिया कि वो सबको 1-1 करोड़ रुपए देगा, जितने भिखारी खड़े हैं सबको 1-1 करोड़। अब मुझे बात बताओ, जैसे ही 1 करोड़ की डिक्लेरेशन होगी सारे के सारे उस लाइन को छोड़ के सीधे बिल गेट्स के पास जाएंगे, जाएंगे ना। तो 1 करोड़ के सामने 1000 नेग्लेक्टेड है, लेकिन जब तक ये 1 करोड़ आया ही नहीं था, समझना, जब तक 1 करोड़ आया ही नहीं था तब तक तो सब 1000 के लिए खड़े थे ना। तो मैंने कहा 1 के सामने अल्फा नेग्लेक्टेड है, ऊपर किसके सामने अल्फा है? कोई प्लस माइनस में है ही नहीं ना ऊपर तो अल्फा के। तो छोटी वैल्यू जब तक छोटी नहीं होती तब तक उसके सामने कोई बड़ी वैल्यू ना आ जाए। छोटा तब तक छोटा नहीं कहलाता जब तक सामने कोई बड़ा ना हो कंपेयर करने के लिए। कहानी समझ आई? तो हमने डिनोमिनेटर में से सिर्फ इसीलिए उसको काटा है क्योंकि 1 के सामने वो छोटा है, 1 के सामने छोटा है, ठीक है। तो बेटा यहां से अगर मैं अल्फा का फॉर्मूला निकालूं तो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू Kc by C, ठीक, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू Kc बाय C का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला है बेटा। Kc अगर आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखा है एसिड के लिए, बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एसिड के लिए लिख रहे हो, Kc फॉर एसिड इज नोन एज Ka, और Kc फॉर बेस अगर आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बेस के लिए लिख रहे हो तो वो कहलाता है Kb। तो हम क्योंकि एसिड के लिए अभी बात की थी तो हम लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाय C। और अगर आप बेस के लिए लिख रहे हो ये फॉर्मूला, अगर आप ये फॉर्मूला बेस के लिए लिख रहे हो तो आप लिख दोगे KbC। कौन बनेगा करोड़पति? Kb बाय C, KbC नहीं Kb बाय C, ठीक है। तो ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकलती है ये आ गया। अब ऑसवाल्ड ने यही तो बात बोली थी कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, फॉर्मूला ध्यान से देखो, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा घटेगा। बात समझ में आई? कंसंट्रेशन के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स का रिलेशन है बेटा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा घटेगा और अगर डाइल्यूट करोगे तो अल्फा बढ़ेगा। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, दोनों चीजें हमें याद करनी है क्योंकि इस पे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है फिर से बेटा आई एम राइटिंग कि ये फॉर्मूला ओनली एंड ओनली फॉर वीक। कभी भी स्ट्रॉन्ग के केस में मत लगा देना फॉर्मूला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में अल्फा निकालना ही नहीं पड़ता ना भाई, बात समझो। स्ट्रॉन्ग में अल्फा कभी निकालना नहीं पड़ता।
स्ट्रॉन्ग में तो वो हमेशा होता ही 1 है, होता ही 100% है, निकालना केवल वीक में पड़ता है और वो निकलता है इस तरीके से। क्लियर है? वो निकलता है इस तरीके से। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू के बाई सी। के बाई सी, अगर एसिड होगा तो के ए रख देंगे, बेस होगा तो के बी रख देंगे। मैम क्या कोई ट्रिक है इसको याद करने की? बिल्कुल है। कौन बनेगा करोड़पति? के बी सी। के से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बी से बाय, बाय मतलब अपॉन सी। ठीक है, कंसंट्रेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू के बी सी। कौन बनेगा करोड़पति? रूट के अंदर। ठीक, सो दिस इज अवर अल्फा फॉर्मूला। चलो एक क्वेश्चन देखें ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे। रेडी एवरीवन? डाइल्यूशन लॉ समझ आ गया? पक्का? पक्का क्लियर है? चलो फिर क्वेश्चन करेंगे। पीवाईक्यू का ही सवाल है, थोड़ा आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे जब आपके सामने एक प्रीवियस ईयर का प्रश्न रखा जाता है। तो बेटा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या कह रहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फॉर्मूला दिया हुआ है, अ मोनोबेसिक एसिड इन टिश्यू लीड्स टू पेन एंड फीलिंग ऑफ फटीग। यहाँ पे देख रहे हो आप कि क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि दे गिव यू इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, आप लोग तो बायोलॉजी के बच्चे हो, तो ये क्वेश्चन आपको ये इन्फॉर्म भी कर रहा है कि लैक्टिक एसिड का अगर एक्यूमुलेशन होगा टिश्यूज में तो इट विल लीड टू द पेन एंड द फीलिंग ऑफ फटीग। ठीक है, इन अ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन। तो भाई कंसंट्रेशन कितनी हो गई हमारी? What is the concentration? 0.1। सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1 मोलर। लैक्टिक एसिड इज 3.7% डिसोसिएटेड। भाई अल्फा भी दिया है 3.7%। ठीक है, अब परसेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। भाई 100 से डिवाइड कर लो, अगर परसेंटेज में दिया है तो ये हो जाएगा 0.037। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हो गई 0.037। पूछा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। निकाल लेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। फॉर्मूला लगाया हमने कि अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बी सी, के बाई सी। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए मुझे निकालना है। कंसंट्रेशन है 0.1 और बेटा अल्फा 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 की जगह रख दो 0.037। ठीक है, क्लियर है? अब दोनों तरफ स्क्वायर करो क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो इधर भी स्क्वायर करो इधर भी स्क्वायर करो। तो 0.037 मल्टीप्लाई बाई 0.037 दिस इज इक्वल टू के ए अपॉन 0.1। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है बच्चा कि के ए इज इक्वल टू 0.037 इंटू 0.037 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। क्लियर है? मल्टीप्लाइड बाई 0.1। भाई सॉल्व कर पाएंगे क्या हम इसको? देखो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 3.7 और 10 की पावर हो जाएगी -5। ठीक है, और 3.7 4 के क्लोज है, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 16 से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा। ठीक है, मान लो 14 आएगा, 14 इंटू 10 टू द पावर -5, तो के ए इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। दो ऑप्शन बहुत पास दिए हुए हैं बेटा, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी। पावर का खेल है, डेसिमल पॉइंट्स का खेल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4 इज द के ए वैल्यू। क्लियर हुआ? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपको के दे देंगे, सी दे देंगे, अल्फा पूछ लेंगे, या अल्फा दे देंगे, सी दे देंगे, के पूछ लेंगे। तीसरा पॉसिबल क्वेश्चन जो बन सकता है, अल्फा दे देंगे, के ए दे देंगे और सी पूछ लेंगे। 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों में से 2 चीज गिवन होगी और तीसरा वाला अननोन पूछा जाएगा। क्लियर? सबको समझ आया ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? सब लोग फॉर्मूले को रट लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बी सी। ठीक है, एसिड है तो के ए, बेस है तो के बी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। एसिड है तो के ए लिख देना, बेस है तो के बी लिख देना। इज दिस क्लियर? पक्का? ठीक है, अब ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तो हम पढ़ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, पिक्चर में आ जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। पिक्चर में एंट्री हो जाती है एक विलेन की, और वो विलेन कौन है? आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे बड़ा दुश्मन कॉमन आयन इफेक्ट। क्यों बोला मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे बड़ा दुश्मन कॉमन आयन इफेक्ट? किसी टॉपिक में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पीएच के टॉपिक में भी आ जाता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी आ जाता है,
यहाँ से आप बच के भी निकलोगे अगर कॉमन आयन इफेक्ट से, तो जब आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कोई क्वेश्चंस करोगे वहां भी आ जाता है। इसका मतलब ये कॉमन आयन इफेक्ट एक ऐसा विलेन है जिससे आप कहीं से भी नहीं बच सकते। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पे कमांड चाहिए तो कॉमन आयन इफेक्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और एंड तक ये चलता है। बफर में भी एंट्री मार सकता है ये, अगर क्वेश्चन टफ बनाना हुआ तो। एक्चुअली बफर बेस्ड ही इसी पे है, कॉमन आयन पे। कॉमन आयन नहीं सीखा तो बफर को रटोगे आप, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में एंट्री मार लेता है ये, आता है ना केएसपी वाले क्वेश्चन में भी घुस जाता है ये। तो ये बड़ा जरूरी सा हमारा एक कंसेप्ट है जिसे हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। बेटा क्या होता है कॉमन आयन, ये तो समझ आ रहा है कि इसमें कुछ कॉमन आयन का चक्कर है, इसमें कोई ना कोई आयन कॉमन है, ऐसा कुछ चक्कर है इसके अंदर। चलो देखते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लें एक बार। कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, degree of dissociation of a weak electrolyte is suppressed in presence of a strong electrolyte, in presence of a strong electrolyte having a common ion, having a common ion। अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को साथ में एक सोल्यूशन में डालोगे, एक ही सोल्यूशन है, एक ही कंटेनर है, उसी कंटेनर के अंदर आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी डाल रखा है, जैसे कि CH3COOH को भी डाल रखा है, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी ले रखा है जैसे कि HCl। तो दोनों को अगर एक ही सोल्यूशन में साथ में रखोगे और दोनों के बीच एक आयन कॉमन है, दोनों ही एसिड है, दोनों में ही H+ आयन है, तो बेटा जो बेचारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का कुछ थोड़ा बहुत डिसोसिएशन होता भी था ना, वो भी बंद हो जाएगा। इसको भी चलो एक कहानी से ही समझते हैं, ठीक है, इसको भी एक कहानी से ही समझते हैं। एक एरिया था मुंबई का, है ना, मुंबई में छोटे छोटे एरिया होते हैं, छोटे छोटे गुंडे होते हैं, पुरानी मूवीज में तो एटलीस्ट ऐसे ही दिखाया जाता था, ठीक। तो जैसे वो मूवी याद होगी ना तुम लोगों को, वडाला वडाला करके कोई मूवी है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये सब तो है उन मूवीज में। तो मान लो एक छोटे एरिया का एक छोटा गुंडा था, तो बड़ी पावर थी उसकी, बहुत चलती थी, आसपास सब डरते थे उससे। अब मान लो उसी एरिया में बड़ा वाला डॉन आके बैठ जाए। पहले सिर्फ एक छोटा गुंडा था, अब उस छोटे गुंडे का जो इन्फ्लुएंस था बड़े डॉन के आने से सब खत्म। बस यही होता है, अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में है और आपने उसी सोल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग बड़ा गुंडा लाके छोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाके छोड़ दिया, तो जो छोटा गुंडा था उसका सारा इफेक्ट खत्म, उसका सारा डिसोसिएशन खत्म, उसका सारा इन्फ्लुएंस खत्म। इसे ही कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, समझ गए। तो हमारे सोल्यूशन में क्या क्या है बेटा, हमारे सोल्यूशन में है HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H+ एंड Cl- में। बेटा बचा एसिटिक एसिड, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसा कि हम अभी पढ़ के आए हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये भी देगा H+ और CH3COO-। मान लो H+ मेरे पास था 0.1 मोलर, ठीक है, तो 0.1 मोलर HCl पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब H+ आयन भी 0.1 मिलेगा और Cl- भी 0.1 मिलेगा। एसिटिक एसिड मान लो मेरे पास था C मोलर, ठीक है, इनिशियली, तो बेटा C में से C अल्फा डिसोसिएट होगा, यहां मिलेगा हमें C अल्फा और यहां मिलेगा हमें C अल्फा। तो होता क्या है कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, अल्फा जो है वो इतना छोटा हो जाता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, H+ का जो नेट कंसंट्रेशन है, नेट कॉन्सेंट्रेशन जो आपको H+ का दिखेगा, ठीक है, वो 0.1 प्लस C अल्फा, बट दिस अल्फा is neglected, this alpha is neglected, तो this is almost equal to 0.1। इसे ही कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब जो छोटे गुंडे का प्रभाव था वो पूरी तरह खत्म हो गया और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आने वाली कंसंट्रेशन ही अब असली कंसंट्रेशन है। वीक से आने वाली कंसंट्रेशन पूरी तरह नेग्लेक्ट,
पूरी तरह खत्म कर दी गई, नेग्लेक्ट कर दी गई। तो कॉमन आयन इफेक्ट में ध्यान रखने वाली बात क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट में ध्यान रखने वाली बात क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट? क्या चीज हम नोट कर सकते हैं अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट? ध्यान से समझना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट becomes negligible. So weak electrolyte remains almost अनडिसोसिएटेड। मतलब जब कुछ हुआ ही नहीं ना, कुछ डिसोसिएशन उसका तो हुआ ही नहीं, आपने उसका अल्फा ही खत्म कर दिया, आपने उसको डिसोसिएट होने ही कहाँ दिया? आप तो अपनी चला रहे हो, है ना, बड़े डॉन हो, अपनी चला रहे हो, दूसरे को डिसोसिएट होने ही नहीं दे रहे हो। तो पहला नोट तो भाई हमारे पास यही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपने एकदम खत्म करके रख दिया, उसका डिसोसिएशन आपने जीरो कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, जो भी आपका आयन कॉमन था, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में कौन सा आयन कॉमन था? देखो मैंने ब्रैकेट कर रखा है, H+ कॉमन था, तो उसकी जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है, कॉमन आयन की जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है वो बस उतनी ही है जितनी स्ट्रॉन्ग से आई है, वीक वाली नेग्लेक्टेड है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज ऑलमोस्ट, नेट लिख लो इसके आगे, नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंसेंट्रेशन आ रही है केवल उतनी, बिकॉज वीक वाली कॉन्सेंट्रेशन तो नेग्लेक्टेड है, तो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। समझ आया सब लोगों को? पक्का क्लियर हो रहा है? क्लैरिटी आ रही है कॉमन आयन इफेक्ट पे? तो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए भाई, समझा तो जाए कि अगर ये कॉमन आयन इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह एंट्री मारता है, तो इस पे क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज H+ कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन दैट इज 0.2 मोलर इन सोडियम एसिटेट एंड 0.1 मोलर इन एसिटिक एसिड। अरे बाबा, के भी दे रखा है एसिटिक एसिड का, तो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था कि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस वन इज वीक, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट का खेल चल रहा है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने इक्वेशन लिखा, CH3COONA, पूरा डिसोसिएट हुआ, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। 2010 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है। कितनी थी इसकी कंसेंट्रेशन? 0.2। तो भाई 0.2 पूरी आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग में ना आपको सोचना नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग में आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि कितना उधर बनेगा, पूरा बनता है, 100% बनता है। अब आते हैं वीक पे, एसिटिक एसिड। ठीक है, जब हम वीक की बात करेंगे तो हम रिवर्सिबल का साइन लगाएंगे। हमारा एक आयन तो है CH3CO माइनस, दूसरा है H+। ठीक बच्चा, अब इसमें देखना ये 0.1 है और हमें इसका अल्फा भी नहीं पता। कोई बात नहीं, अल्फा वाला खेल नहीं खेलेंगे, हम मान लेंगे कि 0.1 में से x, कितना मान लो, 0.1 में से x अमाउंट डिसोसिएट हुआ, तो ये बनेगा x और ये भी बनेगा भाई x। समझ में आया? अगर 0.1 में से x अमाउंट डिसोसिएट हुआ तो दोनों तरफ x ही बनेगा। अब क्या एसिटिक एसिड का Ka गिवन है, तो क्या हम Ka का एक्सप्रेशन लगा सकते हैं बेटा? अगर मैं Ka का एक्सप्रेशन लगाऊं, अगर मैं Ka का एक्सप्रेशन लगा दूं एसिटिक एसिड का, तो Ka इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। किसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में तो दिक्कत नहीं आती? लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया था सर ने कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, तो होपफुली इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये तो यार 11th से याद होगा, तो बहुत बेसिक है, इक्विलिब्रियम का सबसे बेसिक चीज है। तो एसिटेट आयन है हमारे पास कॉमन,
ध्यान देना, एसीटेट आयन है हमारे पास कॉमन, तो इसकी कौन सी कंसेंट्रेशन पुट करोगे? क्या 0.2, क्या 0.2 प्लस एक्स या एक्स? जवाब देना मुझे। एसिडिक एसिड के लिए आप पुट करोगे 0.2 प्लस एक्स या एक्स या 0.2, तीन ऑप्शन है। और हम सबको पता है कि इसकी जो नेट कंसेंट्रेशन आएगी वो 0.2 आएगी। हम सबको पता है बच्चा कि इसकी जो नेट कंसेंट्रेशन आएगी वो 0.2 आएगी, क्योंकि एक्स नेग्लेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन लिख दी 0.2, H प्लस की मुझे निकालनी है बच्चा। और एसिटिक एसिड CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स। और H प्लस की कितनी है? H प्लस की है x। चलो तो H प्लस की जगह x कर लेते हैं, या छोड़ो H प्लस ही लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे वाला x तो वैसे भी कटेगा। तो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है, 0.2 H प्लस। और जैसे कि आपको पता है कि x बहुत छोटा है, x नेग्लिजिबल है 0.1 के सामने, 0.1 के सामने, तो ये हो जाएगा 0.1। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। पॉइंट और पॉइंट उड़ा दो भाई, ये पॉइंट उड़ जाएगा, सो डिवाइड बाय 2। सो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। बोलोगे मैम मैच नहीं हो रहा, साइंटिफिक नोटेशन में बदल लो ना यार इसको, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट को इधर खिसका दो, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? समझ आया कॉमन आयन इफेक्ट के साथ कैसे खेला जाता है? आपको बस दो ही बातें याद रखनी होती है कि डिसोसिएशन वीक का नेग्लेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ हमने डिसोसिएशन माना कितना है? एक्स। यहाँ पे हमने डिसोसिएशन माना कितना है? एक्स। तो इसको करना है नेग्लेक्ट, और कॉमन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी इस नेग्लेक्शन की वजह से वो केवल स्ट्रॉन्ग वाली ही रह जाएगी। तो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है? पक्का समझ आया? दो बातें सीखी है आज हमने, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कॉमन आयन इफेक्ट। दोनों एक साथ इसलिए सीखा है क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलाइट का ही कंसेप्ट है। ऑसवाल्ड सीखते हो, बैक टू बैक कॉमन आयन सीखते हो, दोनों का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, दोनों आपको यूज करना आना चाहिए। तो याद रखना, छोटा गुंडा बड़ा गुंडा वाली कहानी है ना, कॉमन आयन इफेक्ट कुछ नहीं है, छोटा गुंडा बड़ा गुंडा की कहानी है कॉमन आयन इफेक्ट। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कुछ नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति है, केबीसी है, ठीक है। चलो, सो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच। और बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नया वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जितने बच्चों ने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है मैं उनको भी दोबारा से शो कर देती हूँ कि व्हाट इज न्यू टेलीग्राम। ये देखो, दिस इज योर न्यू टेलीग्राम विच यू हैव टू ज्वाइन, ठीक है। तो नया वाला टेलीग्राम ज्वाइन करो, एनोटेशंस, डीपीपीस, मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको अब यहीं पर मिलेगी। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू विद द नेक्स्ट फंडा। अगले फंडा के साथ मिलेंगे।